नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज विज्ञान भाग 1 के पाठ नंबर 14, जिसमें उपयोगी यौगिकों का अध्ययन हम कर रहे हैं, के स्वाध्याय की सहायता से मैं फिर से पाठ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखने में आ रहा है कि आपके प्रश्न उत्तर की PDF फाइल मैंने भेजी है या प्रश्न उत्तर के फ़ोटो निकाल कर आपको भेजे, लेकिन प्रश्न उत्तर लिख कर कॉपी में से विद्यार्थी नहीं भेज रहे। इसका मतलब है कि आप कोई भी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई वीडियो में आपको कोई इंटरेस्ट है। जब पोर्शन पूरा होने जा रहा है और परीक्षा आपकी करीब आ रही है, तो आप शायद ये दिखाना चाहते कि हम पढ़ नहीं रहे, तो हमें फेल भी हो गए तो भी चलेगा। ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले बच्चों का भविष्य में पढ़ाई से पूरी तरह से नाता टूट जाएगा। ये कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है। तो समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। समस्याएं कठिन है, व्यक्ति समझदार हो जाता है, सुधर जाता है। तो ये सुधार अपने जीवन में, अपने आचरण में, विशेष करके पढ़ाई के बारे में आप उपयोग में लाएं, ये जरूरी है। तो आइए हम फिर से प्रश्न क्रमांक 5 की ओर आपको लेकर चलता हूँ, जिसके मैंने प्रश्न उत्तर आपको फोटो के रूप में निकाल कर दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 4, और इसमें कुछ प्रश्न मैं आपको फिर से दोहराए दे रहा हूँ और आप लोगों ने उसे ध्यान से समझ लेना है। आपकी किताब आपके सामने रखनी है, मैं पेज नंबर भी बताते जाऊँगा। पहला प्रश्न था, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है। पेज नंबर 152। पेज नंबर 152। अब ये प्रश्न के बारे में ये हम कहेंगे कि कई बार आप लोगों ने देखा है कि सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम में एक तीव्र दुर्गंध कहिए या तीव्र प्रकार की गंध कहिए, हमें दवाई छिड़कने के पश्चात आती हुई दिखाई देती है। और इस दवाई को हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में भी जानते हैं। तो ये वास्तव में होता क्या है? ये दवाई जो सफ़ेद चूर्ण होता है, जो कहीं कूड़ा करकट के आजू बाजू भी डाला जाता है, उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अब ये सुगंध या ये तीव्र गंध कैसे आती है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका सूत्र CO2 है, यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसके संपर्क में आती है, तब मंद गति से अपघटन प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये विघटित हो जाती है। CaO का Cl2 अलग निकल जाता है, मतलब क्लोरीन अलग निकल जाता है, और ये विघटन के बाद ये क्लोरीन धीरे धीरे वायुमंडल में मिलते जाता है, और इस मुक्त क्लोरीन का ही गंध हमें आता है, जो तीव्र होता है। और इसके कारण जो कीटाणु होते हैं, आजू बाजू घूमने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, या तो वे भाग जाते हैं या मर जाते हैं। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। और नीचे एक समीकरण दिया है, उसे भी लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न था कि विरंजक चूर्ण की क्लोरीन की क्यों गंध आती है? विघटन के कारण विरंजक चूर्ण में मौजूद क्लोरीन का अपघटन होता है, और अपघटन के कारण हमें ये गंध आती है। सेकंड क्वेश्चन है, कुएं का दुष्फेन पानी धोने के सोडे के कारण सुफेन होता है। पेज नंबर 153 पर इसका उत्तर है। ये मैंने भी आपको लिखा है, धोने के सोडे के टॉपिक में मौजूद है कि दुष्फेन का मतलब होता है जो पानी जिसमें झाग नहीं होती है। कपड़े धोते समय या साबुन से अपने नहाते समय इसमें से झाग नहीं निकलती। लेकिन जैसे पुणे का पानी है, कॉरपोरेशन का पानी है, कपड़े धोते समय थोड़ा साबुन लगाए या शरीर पे थोड़ा साबुन लगाने पर भी तुरंत झाग हो जाती है, जो शायद ग्रामीण भागों में या बोरवेल के पानी में, नलकूप के पानी में नहीं होता है। तो नलकूप का पानी, कुएं का पानी हम कहेंगे दुष्फेन है, कठोर है, जबकि हमारे यहाँ का कॉरपोरेशन का पानी सुफेन या मृदु कहलाता है। तो अब इसमें होता क्या है, ये अब साइंटिफिकली हम सीखेंगे। इसमें यह होता है कि धोने के सोडे को डालने के पश्चात कई बार क्या होता है कि जब झाग नहीं बनती है, तो हमारे घर की माताएं क्या करती हैं कि उस पानी को में कुछ सोडा, कपड़े धोने का सोडा डाल देती है, निरमा जिसको अपन कह सकते हैं, वो डाल देती हैं, और रात भर उसको पानी को रात भर पानी में कपड़ों को भिगा के रखती है। और भिगाने के बाद क्या होता है कि वो
जब सवेरे हम धोने के लिए उस कपड़े को बाहर निकलते हैं तो उसमें काफ़ी झाग बनती हुई दिखाई देती है। अब ये हुआ क्या है, इसमें एक्चुअली जो निरमा या कपड़े धोने का सोडा डालने के कारण क्या हो गया, ये दुष्फेन जो पानी था वो सुफेन में बदल गया, कठोर पानी मृदु पानी में बदल गया। और इसमें होता क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति में पानी दुष्फेन हो जाता है। मतलब बोरिंग के अंदर, ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के फ्लोराइड और उसी के सल्फेट पाए जाते हैं जो पानी में झाग नहीं बनने देते। और जब इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं अर्थात धोने का सोडा मिलाते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो पानी में से जो अघुलनशील पदार्थ ये क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं और इस पानी को क्या होता है, सुफेनता प्राप्त हो जाती है, मृदुता प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार से हम इस कपड़े धोने के सोडे की सहायता से या वॉशिंग सोडे की सहायता से दुष्फेन पानी को सुफेन पानी बनाते हैं। और कारण ये मैंने बताया कि किस कारण से सुफेन होता है, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो फ्लोराइड्स होते हैं और सल्फेट होते हैं, इसके कारण से सुफेन पानी दुष्फेन बन जाता है। तीसरा है, दुष्फेन पानी में साबुन की तलछट जमा हो जाती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि कई बार ये जो साबुन रहता है वो साबुन क्या होता है कि नीचे जमा हो जाता है, तली में जमा हो जाता है, उसको तलछट भी बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग साबुन बनाने की जो विधि है पेज नंबर 154 पर है, साबुन ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पर जाएंगे और वो मैंने मार्किंग किया हुआ है, साबुन ऐसा लिखा हुआ है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि साबुन के दुष्फेन पानी के मिश्रित करने पर सोडियम का विस्थापन होकर तेल अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ लवण की निर्मित होती है और ये पानी में अघुलनशील होने के कारण इसकी तलछट निर्माण हो जाती है, जिसके कारण झाग नहीं तैयार होता। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और फ्लोराइड जो होते हैं वे जो है झाग बनने में बाधक होते हैं, परंतु यहाँ पर हमें ये दिखाई देता कि इसके अंदर क्या होता है कि ये तलछट के रूप में जमा हो जाते हैं और ये विस्थापन के कार्य में बाधक निर्माण हो जाते हैं। अगला प्रश्न का है, पाउडर कोटिंग के फव्वारा डालते समय पाउडर के कणों को विद्युत आवेशित किया जाता है, विद्युत आवेशित किया जाता है। और ये प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 161 के ऊपर, पाउडर कोटिंग ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले पाउडर कोटिंग के बारे में आप लोग जान ले कि किसी भी वस्तु को जंग न लगे या किसी भी वस्तु पर आकर्षक ऐसी सौंदर्य देने वाली परत जिसको पेंट भी कहते हैं बनाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर रंग लगाते हैं। और रंग लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि साधारण कार्य होता है कि ब्रश के सहायता से पेंटिंग करना, परंतु अब जो आधुनिक पद्धति के हिसाब से ये पेंटिंग के लिए पावर कोटिंग का फव्वारा उस पर मारा जाता है। आप लोगों ने अब देखा होगा कि अब पेंटिंग के स्वरूप बदल गया, अभी सिर्फ ब्रश की सहायता से नहीं बल्कि स्प्रे की सहायता से पेंटिंग किया जाता है। परंतु इस स्प्रे के अंदर या इस पेंट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन ESD के कणों को मिला दिया जाता है और इसके मिला देने के कारण क्या होता है कि ये जो धातु के कण होते हैं वो विद्युत आवेशित बन जाते हैं। मतलब आवेश के कारण क्या होता है, वो चिपकने वाले बन जाते हैं या आकर्षण करने वाले बन जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे अब ये कण विद्युत आवेशीय बनते हैं। चुंबक के आवेशित भी कण होते हैं लेकिन स्थिर विद्युत आवेश। इसके कारण क्या होता है कि ये परत धातु के कपाट बोलिए या धातु की कोई भी वस्तु है उस पर जाकर अच्छी तरह से चिपक जाती है और फिर वो आसानी से घिसने पर भी निकलती नहीं है। आपने देखा कि सादा पेन कई बार उसकी परतें निकलनी शुरू हो जाती लेकिन इसकी परत नहीं निकलती। और इस प्रकार से यहाँ पर इसको विद्युत आवेशीय स्थिर विद्युत आवेशीय कणों को स्वरूप देने के कारण ये अच्छी तरह से चिपक जाती है, अच्छी तरह से बैठ जाती है, रंग भी आकर्षक होता है और लंबे समय तक ये टिकता है। और इसीलिए
क्या किया जाए, पाउडर कोटिंग फव्वारे में विद्युत कणों को विद्युत आवेशित कर दिया जाता है, क्योंकि ये वो धातु के जो भी वस्तुएं हैं उससे आकर्षित होकर उससे चिपक कर बैठ जाती है और ये मजबूती, सौंदर्य और सुरक्षा प्रदान करती है। एनोडीकरण में अगला चौथे का पांचवा, एनोडीकरण में एल्यूमिनियम की वस्तु को धनाग्र के रूप दिया जाता है। ठीक उसी के नीचे पेज नंबर 161 पर एनोडीकरण भी दिया गया। एल्यूमिनियम धातु के पृष्ठ पर हवा के ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया होने पर प्राकृतिक रूप से संरक्षक परत तैयार हो जाती है। अब एल्यूमिनियम की विशेषता, आपने देखा एल्यूमिनियम के बर्तन जब अपन नए खरीदते तो बहुत चमचमाकर वाले दिखते, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये एल्यूमिनियम के बर्तनों में उसकी चमक निकल जाती है, एक विशेष प्रकार की परत उस पर आ जाती है और ये परत होती है ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने के द्वारा उस पर निर्मित संरक्षक परत। अब क्या करते हैं कि विद्युत अपघटन सेल में तनु अम्ल को लेकर एल्यूमिनियम के धातु को धनाग्र के रूप में डुबाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत में दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। प्लस वाले को कहते हैं धनाग्र, माइनस वाले को कहते हैं ऋणाग्र। तो धनाग्र में जो कनेक्शन होता है उसको उस धातु की, एल्यूमिनियम की धातु की वस्तु के साथ जोड़कर क्या करते हैं, तनु अम्ल के अंदर डाल दिया जाता है और ऋणाग्र में हाइड्रोजन गैस और धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होने लग जाती है। अब जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अब ये ऑक्सीजन जो है वो धन ध्रुव के ऊपर और हाइड्रोजन है वो ऋण ध्रुव के ऊपर एकत्रित होने लगेगी और फिर ऑक्सीजन की इस अभिक्रिया के कारण एल्यूमिनियम की वस्तु पर हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत तैयार हो जाती है और इसमें अगर रंग मिला दिया जाए तो ये और भी आकर्षक बन जाती है। इसी को अपन एनोडीकरण कहते हैं। एनोड का मतलब होता है धन और माइनस वाले को कहते हैं कैथोड। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया के कारण एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत तैयार हो जाती है वो अगर रंगीन बनाकर उसको जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है, ये सुंदर एनोडीकरण के द्वारा खूबसूरत ऐसी परत, पॉलिश जिसको अपन कह सकते हो, वो बन जाती है। और इसीलिए आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि जो किचन वेयर के जो बर्तन, तवे, कढ़ाइयाँ आती है उसके ऊपर अलग अलग कलर के, वाइट है, ब्राउन है या काले हैं, ये परतें चढ़ी होती है जो उसकी सुरक्षा में भी उपयोगी होती है, खाना भी जल्दी पकता है और मजबूती भी प्रदान करती है। इसी को एनोडीकरण के द्वारा बर्तनों को दी जाने वाली पॉलिश भी कहते हैं। चौथे का छठा, कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थों से आने वाली किरणों को विद्युत क्षेत्र में प्रभावित करने पर उनके मार्ग की फोटोग्राफिक पट्टी पर 3 स्थानों पर स्फुट दीप्ति दिखाई देती है। पेज नंबर हम लोग इसको देखेंगे 155 मैंने आपको इसका फ़ोटो भेजा है तो फ़ोटो के सहायता से भी आप इसको समझ सकते हैं और किताब अपने सामने रखिए, पेज नंबर 155 निकालिए। सभी लोगों ने देखा है कि टीवी के ऊपर जिसको अपन पिक्चर ट्यूब कहते हैं उसके द्वारा सुंदर सी पिक्चर तैयार होती है, कलरफुल पिक्चर तैयार होती है और इसके पीछे जो बड़ा योगदान था उसकी शुरुआत रुदरफोर्ड ने की 1902 में और इसके लिए उन्होंने पीछे जैसे आपको बता रेडियोधर्मी तत्व का इस्तेमाल किया। इसकी एक आकृति पेज नंबर 155 पे 14.1 में दी हुई है। ये आकृति भी आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएं क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है। इसके अंदर उन्होंने कांच के गुटके के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा, ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है, और एक छिद्र वाला तख्ता बीच में रखा। बाद में उसके सामने धन और ऋण ध्रुव की 2 पट्टियाँ लगाई और उसके बाद जब स्क्रीन के ऊपर, जिसको छाया चित्रण पट्टी भी कहते हैं, उसके ऊपर आप उन्होंने देखा कि एक किरण निकली थी लेकिन उसके 3 अलग अलग विभाग हो गए हैं। तो उसका कारण, यही प्रश्न में पूछा गया कि 3 वहाँ पे अलग अलग स्पॉट दिखाई देते हैं जबकि किरण एक ही थी। तो उसका कारण ये दिखाई दिया जा रहा है कि रुदरफोर्ड विलार्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि विद्युत सक्रिय पदार्थ जिसको हम लोग यूरेनियम, थोरियम और रेडियम कहते हैं, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम,
इसमें से कुछ किरणें लगातार उत्सर्जित होती रहती है। अब इन किरणों की विशेषता ये है कि ये किरणें जब इस विद्युत आवेशित पट्टियों के करीब के बीच में से गुजरती है तो इसके 3 विभाग होते हैं। एक बीटा किरणें ऊपर की तरफ चली जाती है, अर्थात धन ध्रुव की ओर निकल जाती है। कुछ नीचे की ओर अल्फा किरणें चली जाती है, ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होने के कारण। और एक किरण जो रहती है वो ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, वो सीधी चली जाती है, उसको कहते हैं गामा किरण। तो जो प्लस की ओर जाती है निश्चित ही से वो बीटा किरण है, अर्थात ऋण आवेशित कण। जो ऋण की ओर आकर्षित होती है वो धनात्मक आवेशित किरण होंगी, अल्फा। और जो किधर भी आकर्षित नहीं होती वो विचरण विरहित किरण कहलाती है, उसको कहते हैं गामा किरणें। और ये अलग अलग 3 विभाग में जाकर जब स्क्रीन से जाके टकराती है, पर्दे से जाके टकराती है, तो वहाँ पर 3 स्पॉट हमको या 3 धब्बे हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से रेडियो सक्रिय किरणों के जो आवेशात्मक गुणधर्म के बारे में बताया कि ये किरणें तो है लेकिन इसमें कुछ आवेशित किरणें भी पाई जाती है। अल्फा जो धनावेशित है, बीटा जो ऋण आवेशित है, और गामा ये जो किरणें हैं वे है विद्युत आवेश विरहित। अगला और आखिरी प्रश्न है चौथे का कि स्पेस शटल के बाहर के परत पर विशिष्ट सिरामिक टाइल लगाए जाते हैं। अब सभी लोग जानते हैं कि स्पेस शटल का मतलब क्या होता है कि कोई भी अंतरिक्ष में हम रॉकेट छोड़ते हैं तो रॉकेट आकाश में जाता है और उपग्रहों को छोड़ता है या वहाँ के जो अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़ देता है और उसके बाद उसका कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन स्पेस शटल ऐसी होती है जो विमान के आकार की होती है, जो अंतरिक्ष तक क्या करती है, इनको यात्रियों को भी पहुंचाती है और साथ में उपग्रह को भी पहुंचाती है, लेकिन वापस फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस भी लेकर आने का कार्य करती है। जैसे कोलंबिया, ये नाम आपने शायद सुना होगा इस शटल के बारे में। तो प्रश्न के उत्तर की तरफ आते हैं। इसके बाहर की तरफ विशिष्ट प्रकार के सिरेमिक टाइल्स लगाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी रॉकेट या कोई भी वस्तु अंतरिक्ष को भेद कर या वायुमंडल को भेद कर बाहर जाती है तो तीव्र घर्षण निर्मित होता है। और उस तीव्र घर्षण के कारण क्या होता है कि वो घर्षण के कारण बहुत ही उच्च तापमान निर्मित होता है। आपने कई बार देखा है कि आकाश से पिंड गिरते हैं और चमकदार पिंड होते हैं, अर्थात ये पत्थर भी जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते तो घर्षण के कारण पत्थर भी जलने लगते। कई विमान या रॉकेट जो है सही ढंग से उसकी संरक्षक परत न होने के कारण वे जल के भस्म हो गए, कुछ यात्री भी मारे गए। तो ऐसी संरक्षक परत उसके चारों तरफ लगाई नहीं पड़ती है कि जिसका जो ये बहुत ही उच्च तापमान को, घर्षण के द्वारा निर्मित उच्च तापमान को सहन कर सके। और इसीलिए सिरेमिक नाम का जो एक पदार्थ है वे भंगुर, विद्युत रोधी और जल रोधित होता है और यह बहुत ही उच्च तापमान को सहन कर सकता है। इसीलिए इसको भट्टी के आंतरिक सतह पर, यहाँ पर भट्टियाँ जो होती हैं बड़े बड़े कारखानों में जिसमें बहुत सारी बातें पिघलाई जाती है, उसकी सतह जो है वो इससे बनाई जाती है। और स्पेस शटल के बाहर इसके टाइल्स लगाए जाते हैं या उसकी परत लगाई जाती है और इसका उपयोग अति संवाहक सुपर कंडक्टर के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से स्पेस शटल के सहायता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उच्च तापमान से उसका बचाव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ कि रासायनिक सूत्र जो है उसका फोटो भी मैं आपको भेज रहा हूँ, वो भी आप लिखेंगे और साथ में एक और फोटो में भी आपको डालूंगा दैनिक उपयोग में कैलासिन जल युक्त पदार्थ, इसको भी आपने उसके साथ में लिख देना है। साथ में क्वेश्चन नंबर 8 है रासायनिक सूत्र लिखो और क्वेश्चन नंबर 9 है